Hello friends, I'm Engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College, Sikar, under Technical Education Department, राजस्थान। फ्रेंड जो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्लेनर के बारे में बात की थी और प्लेनर के जो बेसिकली जो डिफरेंट ड्राइविंग मैकेनिज्म है उनके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेनर के फीडिंग मैकेनिज्म। तो जो डिफरेंट फीडिंग मैकेनिज्म उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि फीडिंग मैकेनिज्म से हमारा यहाँ पे सेंस क्या है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेनर के केस में क्या होता है कि जो हमारा जो वर्क पीस होता है वो टेबल के ऊपर क्लैम्प्ड होता है प्रॉपर्ली, और जो हमारा जो टूल होता है वो क्रॉस रेल के ऊपर माउंट होता है। तो वर्क पीस जब ये टेबल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं तो टेबल के साथ साथ में वर्क पीस चूंकि टेबल पे क्लैम्प है तो वर्क पीस टेबल के साथ साथ में वर्क पीस भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जिस टाइम पे वर्क पीस का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उस टाइम पे टूल जब वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो आपका मशीनिंग स्टार्ट होगी और मटेरियल रिमूव होगा चिप्स के फॉर्म में। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये टेबल फॉरवर्ड स्ट्रोक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फाइनली फिर वापस रिटर्न स्ट्रोक लेके अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में से सिर्फ एक ही स्ट्रोक होगा जिसके अंदर मशीनिंग होगी। जो दूसरा जो स्ट्रोक होगा उसमें किसी तरह की मशीनिंग नहीं होगी, वो हमारा आइडल स्ट्रोक होगा। उस दौरान क्या होता है कि सपोज करो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होता है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब कटिंग होगा तो हमारा वर्क टेबल फॉरवर्डली मूव करेगा। जिस टाइम में फॉरवर्डली मूव करेगा तो क्रॉस रेल पे जो टूल उनसे कॉन्टेक्ट में आएगा वर्क पीस, और वर्क पीस की मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ये बैकवर्ड मोशन मूव करेगा उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो टूल होता है उसमें एक क्लैपिंग बॉक्स अरेंजमेंट होता है, तो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू क्या होता है वो क्लैपर बॉक्स टूल को अप कर देता है थोड़ा सा, और जिसकी वजह से वापस जब ये टेबल रिटर्न पोजीशन में आएगी ओरिजिनल पोजीशन तो वर्कपीस और टूल के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। अगर सिमिलरली यही केस क्या हो सकता है, जिस केस में हो सकता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में मशीनिंग नहीं हो और रिटर्न स्ट्रोक में क्या हो मशीनिंग हो, तो डिपेंड्स कि हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक कौन से स्ट्रोक के अंदर मशीनिंग है हमारा मैकेनिज्म क्या करेगा और डिपेंड करेगा। और जिस स्ट्रोक में हमारी मशीनिंग नहीं होगी वो हमारा आइडल स्ट्रोक कहलाएगा। तो हो सकता है हमारा आइडल स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक हो, ये भी हो सकता है हमारा आइडल स्ट्रोक बैकवर्ड स्ट्रोक हो। सिमिलरली हो सकता है हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक हो वो कटिंग स्ट्रोक हो, और हो सकता है बैकवर्ड स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सिर्फ एक ही स्ट्रोक हमारा वर्किंग स्ट्रोक होगा, बाकी जो रिटर्न यानी कि जो पोजीशन में जब वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आएगा वो उस टाइम पे एक कंडीशन हमारी फॉरवर्ड स्ट्रोक की रहेगी, एक कंडीशन सॉरी हमारी कटिंग की रहेगी, और दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी जिसके अंदर आइडल स्ट्रोक बोलेंगे हमें, क्योंकि उस आइडल स्ट्रोक के अंदर कोई भी मशीनिंग नहीं होती है। तो जिस टाइम पे टूल जब आइडल स्ट्रोक जब होता है, जिस टाइम पे कोई भी मशीनिंग नहीं हो रही है, उस दौरान क्या होता है हम टूल को फीड देते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब वर्क टेबल का जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता रहता है तो जिस स्ट्रोक के अंदर कोई भी मशीनिंग नहीं हो रही है, यानी कि जो हमारा आइडल स्ट्रोक है, उस दौरान हम क्या करते हैं टूल को रिक्वायर्ड फीड देते हैं। अब डिपेंड्स करता है कि फीड हमको टूल को हॉरिजॉन्टल फीड देनी है या फिर वर्टिकल फीड देनी है। वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि हमें वर्कपीस पे कौन से ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है प्लेनर के केस में, जो कि टूल को आइदर इस डायरेक्शन में क्रॉस रेल के ऊपर फीड देंगे, मूव करा मोशन देंगे, या फिर टूल को वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अप एंड डाउन वाली डायरेक्शन के अंदर, या फिर इधर या इधर इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो फीड देने के लिए बेसिकली तीन मैकेनिज्म होते हैं प्लेनर के अंदर। पहला जो मैकेनिज्म होता है वो रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म होता है, दूसरा मैकेनिज्म होता है फ्रिक्शन डिस्क फीड मैकेनिज्म होता है, और जो थर्ड हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकल फीड मैकेनिज्म होता है। तो अब हम वन बाय वन इन तीनों जो मैकेनिज्म उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो मैकेनिज्म रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो रहेगा रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने जो फिगर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली रेचेट एंड पॉल फीड मैकेनिज्म का डायग्राम है। इस फिगर में आप अगर क्लियरली देखें तो हमारे पास में ये जो है ये नीचे वाला जो डायग्राम है वो बेसिकली रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, अगर हम प्लेनर की बात करें तो उसका फ्रंट व्यू है प्लेनर का, और जो ये वाला जो डायग्राम है ऊपर वाला ये उसका टॉप व्यू है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये फ्रंट व्यू है इसके अंदर हमें पूरा सामने से दिखाई दे रहा है प्लेनर की
ये टेबल बेड है, टेबल है, वर्क है, यहाँ पे ये क्रॉस रेल है, ये 2 कॉलम्स है। और फिर जब इसने टॉप व्यू की ये जो सेकंड जो फिगर है जिसमें ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, इस टॉप व्यू वाले फिगर में ये क्रॉस रेल, वर्क टेबल और ये बेड वाले ये जो पार्ट है, ये क्रॉस रेल, वर्क टेबल और ये जो ये वाले जो टूल वाले जो पार्ट है, इसको हटा के और फिर इसने ये दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा जो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है बेसिकली रेचेट और पॉल मैकेनिज्म। तो मेन जो फोकस हमारा यहाँ पे इस वाले मैकेनिज्म पे और जो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म हो रहा है इस पे जो हमारा फोकस रहेगा कि एक्चुअल में कैसे किस तरीके से हम लोग फीड यहाँ पे दे पा रहे हैं। तो आपको 1 बाय 1 अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो ये हमारा रेचेट है, ये आपका इस जगह पे लीवर है, L1 से शो किया हुआ है यहाँ पे, और D1 या D2 यहाँ पे हमारे जो डॉग्स है। इसके बाद में अगर बात करें इनकी तो ये S1 जो है ये हमारा क्रॉस फीड स्क्रू है, S2 हमारा ये फीड शाफ्ट है। इसके बाद ये जो टूल हेड है ये हमारे पास टूल है, ये वर्क और ये टेबल हो गया, और यहाँ इधर नीचे बेड हो गया। इसके अलावा S4 और S5 हमारे पास ये स्क्रू हो गए, और ऊपर की साइड में ये B4 और B4 B5 बेवल गियर्स है हमारे, इधर भी B3 और B6 ये बेवल गियर्स है। इधर सिमिलरली यहाँ पे जो B2 और B1 है ये भी हमारे बेवल गियर्स है, और ये G2 और G1 है जो हमारे स्पूअर गियर रहेंगे यहाँ पे। तो जो ये जो रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म है बेसिकली इसमें मेन एक रेचेट होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला व्हील टाइप का जिसपे टीथ बने हुए हैं, ये हमारा रेचेट है। और इसके अलावा ये वाला जो पॉल है, पॉल जो बेसिकली ये आपका ये जो लीनियर मोशन है, ये पॉल क्या करेगा ऐसे जब इसको पॉल को पुशअप मिलेगा तो इसकी वजह से ये रेचेट क्या होगा, ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके ये जो पॉल है ये क्या करेगा, इसको जब मोशन मिलेगा तो हमारा रेचेट क्या करेगा, रोटेरी मोशन मिलेगा रेचेट को। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है बेसिकली ये रेचेट एंड पॉल अरेंजमेंट हो गया हमारा मैकेनिज्म। इसके अलावा यहाँ पे ये जो फीड शाफ्ट है और जो ये क्रॉस फीड है, इसको यहाँ से रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म के थ्रू और थ्रू इन गियर मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिलता है, S1 और S2 के ऊपर फीड मिलता है। तो देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है बेड के किसी भी एक साइड में इंस्टॉल होगा, डिपेंड्स करेगा कि आपका बेड के एक साइड में यानी कि किसी भी एक कॉलम के ऊपर इंस्टॉल करेगा, डिपेंड करेगा आपका किस तरह का प्लेनर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला एक प्लेनर है, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड प्लेनर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो मैकेनिज्म है वो प्लेनर के ये जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है इसी के ऊपर सारे के सारे मैकेनिज्म इसके हैं। ये जो हाउसिंग है और ये वाला जो कॉलम है इसी के अंदर जो हाउसिंग है और जो कॉलम है यहीं पे हमारे मोस्ट ऑफ जितने भी मैकेनिज्म हैं वो यहाँ रहेंगे। तो इस केस में भी हमारा रेचेट और पॉल मैकेनिज्म क्या रहेगा, किसी भी एक कॉलम की साइड में रहेगा, आइदर इस साइड में या आइदर उस साइड में, डिपेंड करेगा आपका प्लेनर का डिज़ाइन कैसा है। बात करते हैं हमारे रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म की। तो आप जैसे फिगर के अंदर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो ये टेबल है बेसिकली ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है यहाँ पे फ़िलहाल हमारे इस डायग्राम के अंदर आइडल स्ट्रोक है, और जो रिटर्न जो स्ट्रोक है वो हमारे लिए बेसिकली कटिंग स्ट्रोक होगा। यानी कि जब ये टेबल फॉरवर्ड मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, उस दौरान यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, तो टेबल अगर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी उस दौरान किसी भी प्रकार की मशीनिंग नहीं होगी। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ये टेबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है इनिशियली, तो ये जो यहाँ पे जो ये D1 जो ट्रिप डॉप लगा हुआ है ये बेसिकली क्या करता है कि जब ये टेबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी यानी आगे की डायरेक्शन मूव करेगी, तो ये जो D1 है फाइनली आके क्या करेगा, इस L1 को स्ट्राइक करेगा। D1 हमारा ट्रिप डॉग है, वो क्या करेगा, इस L1 जो लीवर है इसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये जब D1 इस लीवर को जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसकी वजह से ये पॉल है, पॉल को आगे मूवमेंट मिलेगा। पॉल को जब मूवमेंट मिलेगा तो पॉल की सहायता से ये रेचेट का आपका क्या करेगा, रोटेरी मोशन करेगा। तो यहाँ पे रेचेट पे जो हमें जो फाइनली जो रोटेरी मोशन मिलता है, तो रेचेट आगे जाके फीड शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे रेचेट ये वाला जो मैकेनिज्म है वो ये यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है। इसके बाद जो फीड शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट ये गियरिंग अरेंजमेंट है, जहाँ से आपको ये रेचेट से जो पावर फाइनली ट्रांसमिट होगी वो इन गियर्स के ऊपर पावर ट्रांसमिट होगी। पहले बेवल गियर पे, फिर आपके बेवल गियर B2 पे, और फिर सिमिलरली G1 और G2 पे पावर ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रेचेट हमारा जो शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है वो जब अपनी पावर देगा इनिशियली, ये जो रेचेट है वो पावर देगा इनिशियली इस क्रॉस फीड S1 को।
तो ये जो क्रॉस फीड स्क्रू S1 है इसको पावर देगा, किसके थ्रू देगा? बेवल गियर जो हमारे B1 B2 है और स्क्वायर गियर जो हमारे G1 G2 है, इनकी सहायता से वो उसको पावर देगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब क्रॉस रेल पे जब पावर मिलेगी हमें, यानी कि जो हमें मोशन मिलेगा क्रॉस फीड स्क्रू का, तो हमारा जो टूल होता है इसके बैक साइड में क्या होता है? एक नट होता है। तो टूल के बैक साइड में क्या होता है? एक नट होता है, और ये हमारा क्रॉस फीड स्क्रू हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो नट होगा ये जो क्रॉस फीड स्क्रू तो हमारा क्या करेगा? ऐसे रोटेरी मोशन करेगा, और ये नट क्या होगा? उस टूल हेड के पीछे लगा होगा, और इस नट के इस तरफ क्या है? हमारा टूल है फ्रंट साइड में। यानी कि जो टूल हेड है उसके जो बैक साइड के अंदर हमारा क्या होगा? एक नट लगा हुआ रहेगा, और उस नट के अंदर हमारी क्या होगा? ये क्रॉस फीड स्क्रू है जो वो क्या करेगा? रोटेरी मोशन करेगा, जिसकी वजह से हमारे क्या होगा? इस नट पे यहाँ पे हमें लीनियर मोशन मिलेगा। जब इसको लीनियर मोशन मिलेगा तो हमारा ये रेचेट क्या होगा? जब इसको लीनियर मोशन मिलेगा तो हमारे टूल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फीड मिलेगी। सिमिलरली अगर इसका रिवर्स मोशन होगा तो इस नट की वजह से नट अपोजिट साइड में इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जब वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा नट तो टूल को हमारा इस डायरेक्शन में फीड मिलेगा। यानी कि इनिशियली अगर बात करें, जब ये एक साइड में रोटेट करेगी क्रॉस फीड स्क्रू, एक साइड में रोटेशन होगा तो इसको भी एक साइड में टूल हमारा इस डायरेक्शन में फीड मिलेगी। फिर जब ये अपोजिट साइड में अगर रोटेशन होता है तो टूल को हमारे इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन में फीड मिलेगी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है हमारे इस वाले मूवमेंट में कि जब ये हॉरिजॉन्टल फीड गिवन होता है, जो हमेशा आइडल स्ट्रोक के एंड में होगा। यानी कि जैसे हमारा यहाँ पे जो आइडल स्ट्रोक है वो वाला फॉरवर्ड स्ट्रोक है, वो हमारे लिए आइडल स्ट्रोक है। यानी कि जब ये टेबल यहाँ से लेके और जब इस एंड पे पहुँचने वाली होगी उस टाइम ये डीवर स्ट्राइक करता है L1 को। यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के एंड के अंदर हम क्या देते हैं? ये पूरा का पूरा इस क्रॉस फीड पे यहाँ पे टूल को फीड मिलेगा। और जब इसी का जब रिवर्स बात करें, जब टेबल वापस अपनी रिटर्न होगी तो उस टाइम जो बैकवर्ड और जो हमारा जो कटिंग स्ट्रोक होगा उस टाइम पे क्या होगा? ये D2 लीवर क्या करेगा? वापस इस डायरेक्शन में जाएगा। पहले तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में D1 लीवर ने इसको स्ट्राइक किया L1 लीवर को, जिसकी वजह से पॉल मूव किया था और ये हमारा टेबल इस डायरेक्शन में मूव करी थी। फिर जब हमारा अपोजिट मतलब दूसरा फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा जो कि हमारा मेन कटिंग स्ट्रोक है, उस टाइम ये क्या करेगा? इस साइड में जो ट्रिप डॉग है, ये ट्रिप डॉग वापस क्या करेगा? इस L1 को स्ट्राइक करेगा और इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ला देगा। अब यहाँ पे जो बात है कि ये तो हमारी बात हुई हॉरिजॉन्टल फीड की। अब बात करते हैं वर्टिकल फीड हमारे यहाँ पे कैसे मिलेगी। तो वर्टिकल फीड के लिए क्या होता है कि जो ये जो वापस जब हमारा ट्रिप डॉग अगर बात करें हमें वर्टिकल फीड देनी है, तो से एग्जांपल हमारा जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो आइडल स्ट्रोक है। तो एट द एंड ऑफ आइडल स्ट्रोक जब ये D1 स्ट्राइक करेगा इसको लीवर को L1 को, तो सेम हमारा क्या होगा? यहाँ से जो पॉल है ये पॉल रेचेट को मूवमेंट देगा, और रेचेट से जो मूवमेंट आएगा इस बार हमें किस पे चाहिए? इस पे फीड शाफ्ट S2 के ऊपर चाहिए। पहले जो हॉरिजॉन्टल फीड के केस में हमारा मूवमेंट किस पे चाहिए था? हमें S1 पे। इस बार हमारा मूवमेंट हमें किस पे चाहिएगा? इस फीड शाफ्ट है S2 के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस के अंदर इस बार जो ये गियर G2 होता है उसको हम लोग S2 के साथ फिट करते हैं। तो हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है कि जो रेचेट के ऊपर जो फाइनल पावर मिले वो B1 और B2 बेवल गियर और इनके थ्रू फाइनली कहाँ मिले? G2 पे, G2 गियर पे, और G2 गियर से फाइनली पावर ट्रांसमिट होगी हमारी इस S2 जो हमारी जो ये फीड शाफ्ट है, ये नीचे वाली जो फीड शाफ्ट है उसके ऊपर पावर मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ये जो शाफ्ट S2 है वो जो ये जो टूल हेड है, टूल हेड के साइड पीछे की साइड में क्या होता है? एक बेवल गियर होता है। तो शाफ्ट S2 पे जो हमें जो मूवमेंट मिल रहा है वो फाइनली जाके किस पे ट्रांसमिट होता है? एक बेवल गियर पे ट्रांसमिट होता है, और वो बेवल गियर पे ट्रांसमिट होने की वजह से हमारा क्या होता है? टूल आपका ऊपर या नीचे मूव करता है। यानी कि फाइनली हमारा यहाँ से इस लीवर से पॉल के थ्रू और रेचेट के थ्रू और थ्रू ये B1 B2 गियर अरेंजमेंट के थ्रू G2 से फाइनल जब S2 के ऊपर S2 फीड शाफ्ट के ऊपर पावर मिलती है, तो इस टूल हेड के पीछे की साइड में एक पीछे की जो साइड में एक बेवल गियर होता है। तो उस बेवल गियर पे जब फीड शाफ्ट S2 से पावर मिलती है तो बेवल गियर जब मूव करता है तो बेवल गियर की वजह से क्या होता है? ये टूल हमारा वर्टिकली स्लाइड करता है, अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? वर्टिकल फीड मिलता है। अब ये तो फ्रेंड्स बात हुई हमारे हॉरिजॉन्टल फीड और वर्टिकल फीड की। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हमारा स्टार्टिंग में मेनली जब हम लोग जॉब का सेटअप करते हैं तो जो जॉब की जो साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें कई बार ये जो इसको क्रॉस रेल को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है? मूवमेंट देना पड़ता है।
तो क्रॉस रेल को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इस क्रॉस रेल को हमें क्या करना है, इन वर्टिकल कॉलम पे अप एंड डाउन मूव कराना है पूरा। यहाँ पे हम लोग सिंपल नॉर्मल फीड नहीं दे रहे हैं कटिंग ऑपरेशन में, हमें क्या करना है, क्रॉस रेल को एक बार फिक्स करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑटोमेटिकली। या फिर हमें कई बार ऐसा होता है कि जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा वर्टिकल फीड देना है, तो अगर बहुत ज़्यादा वर्टिकल फीड देना है तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, फिर इन क्रॉस रेल को दोनों साइड, क्रॉस रेल को क्या करेंगे, पूरी की पूरी को मूव कराएंगे ऊपर की साइड में। अभी इस टाइम पहले जो मैंने केस डिस्कस किया था उसमें तो क्या हो रहा था, हम टूल को वर्टिकल फीड दे रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्रॉस रेल को किस तरीके से वर्टिकल फीड दे सकते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है या ऐसी हमारी कोई रिक्वायरमेंट है वर्कपीस के साइज़ के अकॉर्डिंग जैसे भी, तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे जो ये जो लीवर है, ये जो लीवर है, ये जो इस लीवर को जो प्रेस करते हैं तो लीवर पे आगे क्या हुआ है, एक शाफ्ट है। ये जो लीवर है, लीवर आगे किससे जुड़ा हुआ है, एक शाफ्ट से। अब मैं इस फिगर को दिखाता हूँ आपके, जो यहाँ पे है, यानी कि वो जो शाफ्ट की मैं बात कर रहा था, वो वाली शाफ्ट कौन सी है, ये। तो उस लीवर से क्या करते हैं, शाफ्ट को मोशन देते हैं। तो वो लीवर को जब हम मोशन था वो किस पे ट्रांसमिट होगा, इस शाफ्ट पे। तो जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो इस साइड से शाफ्ट रोटेट करेगी, तो इधर हमारा बेवल गियर B4 है और जो कि बेवल गियर B5 के साथ अरेंज है। तो उस टाइम पे जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमारे बेवल गियर को पावर मिलेगी, बेवल गियर से पावर हमारी, बेवल गियर B4 से पावर हमारी किसके पास आ जाएगी, बेवल गियर B5 के पास में। सिमिलरली इस डायरेक्शन में यहाँ पे जब शाफ्ट मूव करेगी तो शाफ्ट से आपका B3 बेवल गियर पे पावर आएगी, B3 बेवल गियर से हमारे पास में यहाँ पे B6 बेवल गियर के ऊपर पावर आ जाएगी। इसके बाद फर्दर क्या होगा, ये जो क्रॉस फीड शाफ्ट है, ये जो फीड ये जो स्क्रू है S5 और S4, इन स्क्रू में क्या होता है, ये जो हमारी जो क्रॉस रेल होती है, क्रॉस रेल के क्या होता है, बैक साइड के अंदर हमारी जो क्रॉस रेल होती है, तो ये जो स्क्रू होते हैं ये इस क्रॉस रेल के बैक साइड के अंदर क्या होते हैं, फिट होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये स्क्रू रोटेट करेंगे तो ये जो क्रॉस रेल है हमारी वाली, ये वाली जो क्रॉस रेल है, तो क्रॉस रेल के बैक साइड में क्या होता है, एक नट फिट होता है, और उस नट के अंदर क्या होता है कि हमारे जो ये जो स्क्रू होते हैं, यानी कि ये जो क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल के बैक साइड में क्या होगा, एक पीछे की साइड एक नट होगा, ठीक है। और वो नट में क्या होगा, उस नट के अंदर क्या होगा, हमारे ये जो फीड स्क्रू है S5 और S4 क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, नट पे हमें स्लाइडिंग मोशन मिलेगा, यहाँ पे फीड पे क्या मिल रहा है, हमें रोटेरी मोशन मिल रहा है। तो पर्टिकुलर जब ये एक डायरेक्शन में जब इसको मूवमेंट मिलेगा फीड को, किसकी वजह से मिल रहा है, सपोज करो जैसे मैं बात करता हूँ S5 की, तो S5 को मूवमेंट किससे मिल रहा है, शाफ्ट S3 से मूवमेंट आया हमारे पास B4 के पास में, B4 बेवल गियर से B5 के पास में, B5 बेवल गियर से फाइनली हमारे पास मूवमेंट आवा इस S5 स्क्रू के ऊपर। तो ये जो S5 स्क्रू के ऊपर जब हमें रोटेरी मोशन मिलता है, उसकी वजह से ये जो पीछे क्रॉस रेल के पीछे जो नट लगा होता है वो क्या करेगा, आपका ऊपर या नीचे से स्लाइड करेगा। सिमिलरली यही वाला काम कहाँ होगा, इस वाले S4 स्क्रू के ऊपर होगा, जिसको पावर मिल रही है B3 और B6 बेवल गियर से। वहाँ पे भी इस तरह का मूवमेंट होगा कि क्रॉस रेल घूमेगी और यहाँ पे इसको वर्टिकल मूवमेंट मिलेगा। यानी कि एक अगर ये जो फीड स्क्रू एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो सपोज करो क्रॉस रेल हमारी एक डायरेक्शन में जाएगी। सिमिलरली ये जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्रॉस रेल हमारी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस रेल को मूवमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा जो रेचेट एंड पॉल फीड मैकेनिज्म। मैं एक बार इन शॉर्ट आपको कंक्लूड करा देता हूँ कि हमारे इनिशियली जो टेबल का जो ड्राइविंग में जो मैकेनिज्म है वहीं से हमें पावर मिलती है। जो हमारा जो टेबल है, टेबल पे जो ये D1 और स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो यहाँ पे जो आइडल स्ट्रोक है वो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान जब ये D1 ट्रिप डॉग ये टेबल इस डायरेक्शन में मूव करती है तो D1 ट्रिप डॉग स्ट्राइक करता है L1 के ऊपर। L1 लीवर को जब स्ट्राइक करता है तो इसकी वजह से पॉल को मूवमेंट मिलता है, पॉल के मूवमेंट की वजह से रेचेट पे मूवमेंट मिलता है, और रेचेट पे मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फाइनली यहाँ पे ये जो रेचेट का मूवमेंट है इन डिफरेंट B1 B2 बेवल गियर और G1 G2 स्क्वायर गियर के थ्रू फाइनली यहाँ पे S1 पे मूवमेंट मिलता है, और इस टूल के पीछे की साइड में एक नट होता है जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल हम लोगों को फीड मिलता है। इसी तरह अगर टेबल जब रिवर्स डायरेक्शन में होगी तो इसको क्या होगा, अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में फीड चाहिए तो हमारा इसको यहाँ पे फीड शाफ्ट पे रोटेशन क्या मिलना चाहिए, अपोजिट मिलना चाहिए, तो वो आपका रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल फीड के लिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इस बार पावर हमारी किस पे आएगी, शाफ्ट S2 पे पावर आएगी, S2 पे पावर आएगी तो S2 के इसके टू लाइट के पीछे की साइड में बेवल गियर लगा होगा जिसकी सहायता से इसको क्या मिलेगा, वर्टिकल मूवमेंट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन डिस्क फीड मैकेनिज्म की। फ्रिक्शन डिस्क फीड मैकेनिज्म अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा डायग्राम है फ्रिक्शन डिस्क फीड मैकेनिज्म का।
इस मैकेनिज्म को अगर गौर से देखें तो ये भी टेबल के किसी भी जो हमारा जो प्लेनर है उसका किसी भी एक साइड का जो वर्टिकल कॉलम हो वहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म इंस्टॉल रहेगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास एक ये फ्रिक्शन डिस्क है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आप ये इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक फ्रिक्शन डिस्क है, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन डिस्क है, इस फ्रिक्शन डिस्क के अंदर क्या बना हुआ होगा, एक स्लॉट बना होगा, मतलब एक खांचा बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन डिस्क है इसके अंदर क्या बना हुआ है, ऐसे करके एक खांचा बना हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हैं गौर से, तो ये जो स्लॉट बना हुआ है, एक तरीके से जो खांचा बना हुआ है, इस स्लॉट के अंदर क्या रहेगा, एक ब्लॉक भी रहेगा। तो ये जो ब्लॉक रहेगा बेसिकली, ब्लॉक क्या रहेगा, इस स्लॉट के अंदर क्या करेगा, मोशन करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा एक तरीके से, ठीक है। ये वाला जो मोशन होगा, ठीक है, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, बेसिकली स्लाइड करेगा किसके अंदर, इस स्लॉट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है, फ्रिक्शन डिस्क है, ठीक है। और डिस्क के अंदर एक स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट के अंदर हमारा ये एक स्लॉट बना हुआ है ऐसे, और इस स्लॉट के अंदर हमारा एक ब्लॉक बी है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, उस स्लॉट के अंदर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो स्लॉट है, ये जो ब्लॉक बी है और ये जो स्लॉट है, स्लॉट और ब्लॉक बी के अंदर क्या होता है, एक स्क्रू होता है, ये वाला। ये स्क्रू क्या होगा, ये इस स्लॉट के अंदर ही फिक्स होगा। तो इस स्क्रू के इस एंड पे क्या होगी, एक नॉब लगी होगी जो कि नल ड्रॉप है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मोशन दे सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर मैं इसको मोशन दूँ यहाँ पे इस वाली स्क्रू को मोशन दूंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लॉक का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये जो जितना इस डिस्क का जो सेंटर है, बेसिकली इस डिस्क का जो सेंटर है और ये जो ब्लॉक की जो पोजीशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, हमारा डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ फीड हमें यहाँ पे इस केस में मिलेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जब ये ब्लॉक आपका इस स्लॉट के अंदर ऐसे स्लाइड करता है, तो जो मूवमेंट मिलता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे इस कनेक्टिंग रॉड के ऊपर मूवमेंट मिलता है, ठीक है। इस कनेक्टिंग रॉड से मूवमेंट इन गाइड्स के थ्रू फाइनली कहाँ पे जाता है, इस रैक के ऊपर जाता है, ठीक है। और रैक से फिर क्या होता है कि फर्दर हमारे पास अगर इस अरेंजमेंट को देखें हम लोग, तो रैक के बाद में हमारे पास यहाँ पे एक शाफ्ट आपको दिखाई दे रही है S3, जो कि बेसिकली क्या है, हमारी पिनियन शाफ्ट है। ये जो पिनियन जो शाफ्ट S3 है, इसी के ऊपर क्या होता है, एक पिनियन माउंट होता है। सेम इसी शाफ्ट के ऊपर हमारा एक गियर G2 माउंट होगा, और सेम इसी शाफ्ट के ऊपर हमारा एक गियर G1 माउंट होगा, ठीक है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो उसके बाद ये जो गियर G1 होता है, G1 तो क्या होता है कि ये जो शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के ऊपर फ्रीली ये G1 गियर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। यानी कि आपका अगर शाफ्ट रोटेट करेगी तो G1 आपका क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा, मतलब वो फ्रीली रोटेट करेगा, शाफ्ट के साथ कीड नहीं है। जबकि जो G2 जो गियर है वो क्या है, शाफ्ट के साथ कीड है। तो जब शाफ्ट के इस S3 शाफ्ट पे पावर मिलती है तो उसको क्या होगा, G2 को भी पावर मिलेगी। सिमिलरली आपका जो पिनियन है वो भी कहाँ पे है, शाफ्ट के साथ अटैच है। तो पिनियन को जब पावर मिलती है तो उसकी वजह से शाफ्ट हमारा रोटेट करता है, और जब शाफ्ट अपना रोटेट करती है तो हमारा गियर G2 भी रोटेट करता है। पर गियर G1 क्या करता है, शाफ्ट की वजह से रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि शाफ्ट पे वो क्या है, डायरेक्टली कीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारी जो फ्रिक्शनल डिस्क है, इसको पावर मिलती है हमारे प्लेनर के ड्राइविंग मैकेनिज्म से, और प्लेनर का जो ड्राइविंग मैकेनिज्म से जब इस पे ऊपर पावर मिलती है तो ये फ्रिक्शनल डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है। से एग्जांपल इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिवॉल्व करेगी, रोटेशन करेगी, या फिर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर हमारा क्लॉकवाइज वो रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो इसका रोटेशन कैसे डिपेंड करेगा, आप अगर चित्र को गौर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल डिस्क है, इसके ऊपर हमारे पास ये एक प्रोजेक्टिंग पिन है, ये वाली, ये जो प्रोजेक्टिंग पिन है, और ये जो फिक्स पिन P1 और P2 है, ये बेसिकली मशीन की बॉडी पे अटैच होती है। तो होता क्या है कि हमारी जो फ्रिक्शनल डिस्क रोटेट करती है, तो फ्रिक्शनल डिस्क के रोटेट करने के साथ में प्रोजेक्टिंग पिन भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। और जब ये रोटेट, सपोज करो जैसे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो प्रोजेक्टिंग पिन जब इस डायरेक्शन में आएगी तो ये जो मशीन की बॉडी के ऊपर ये P2 और P1 पिन लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, इसको बेसिकली रोटेशन को बाउंड कर रहे हैं। रोटेशन को बाउंड किस तरह कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्टिंग पिन का जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो मैक्सिमम वो जब यहाँ पे फिक्स पिन P2 तक पहुँच जाएगी तो P2 का आगे उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स पिन P2 है वो क्या करेगी, इसके मूवमेंट को रोक लेगी। इसी तरह अगर हमें जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन मिलेगा तो ये यहाँ से हमारी फ्रिक्शनल डिस्क इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो हमारी ये फिक्स पिन P1 जो पिन है उसकी रोटेशन को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। उसके आगे इसको क्या किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो
डिस्क का जो सपोज करो पॉजिटिव से एग्जांपल पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो डिस्क मैक्सिमम कहाँ तक रोटेट करेगी, फिक्स पिन P2 तक। जब इस डिस्क का फिक्स पिन P2 तक जो रोटेशन होगा उसके बाद क्या होगा, ये मूवमेंट मिलेगा हमें कनेक्टिंग रोड पे, कनेक्टिंग रोड से मूवमेंट जो मेरे गाइड्स के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएगा, रैक पे पहुँच जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा जो ये गियर G1 और G2 है और जो पिनियन है वो एक शाफ्ट, ये जो S3 है इस S3 शाफ्ट के ऊपर क्या है, माउंटेड है, ठीक है। और यहाँ से मैंने बताया था कि आपको कि ये जो G1 गियर है वो आपका फ्री रहता है और जो शाफ्ट के ऊपर, और जबकि G2 गियर होता है वो शाफ्ट के साथ क्या है की किया हुआ है, यानी कि शाफ्ट रोटेट करेगी तो G2 गियर भी हमारा रोटेट करेगा। अच्छा, अब ये जो इसका जो गियर्स का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डबल पॉल के थ्रू। ये डबल पॉल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नाम लिखा हुआ है, ये वाला जो मैकेनिज्म है। तो डबल पॉल क्या है, मैकेनिज्म क्या करता है, ये पर्टिकुलर टाइम पे जैसे सपोज करो आपका ये गियर G2 है, ये गियर G2 के साथ इंगेज होता है। और इसको ऐसे समझे कुछ कि हमारा जो ये जो गियर G1 है, गियर G1 सपोज करिए गियर G1 है, इस गियर G1 के आगे की साइड में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गियर G2 लगा हुआ है। तो गियर G1 के ऊपर क्या होता है, एक पिन होती है, उस पिन के ऊपर ये पावल मैकेनिज्म ऐसे करके लगा हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जब हमारा जो गियर G2 है, जब गियर G2 क्या करेगा, रोटेट करेगा, उस टाइम क्या होता है, ये जो गियर G2 रोटेट होता है तो ये पावल क्या होता है, उसके गियर के टीथ के साथ क्या होगा, मैश होगा। तो यानी कि जब गियर G2 हमारा रोटेट करेगा तो पावल का एक एंड, यानी कि सपोज करो ये वाला लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड जब गियर के साथ मैश होगा तो पावल पे क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। और जब पावल पे जो मूवमेंट मिलेगा, पावल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा गियर G1 जो गियर है वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, तो पूरा का पूरा ये जो डबल पावल है, यानी कि पावल इस साइड से भी कि मैश हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी मैश होने की वो कोशिश करेगा, अपोजिट साइड से, दोनों साइड से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डबल पावल होता है वो जब गियर की G1 के जो फेस पे डबल पावल की जो दोनों आर्म है, और ये डबल पावल की ये इस साइड में हमारी लेफ्ट आर्म और इस साइड में इसकी राइट आर्म, मतलब ये डबल पावल मैकेनिज्म है, तो इस साइड से भी इंगेज होगा और वो इसके जो अपोजिट साइड है यानी कि इस डायरेक्शन से भी इंगेज होने की कोशिश करेगा इस गियर के साथ में, और इसके इस डायरेक्शन से भी इंगेज होने की कोशिश करेगा गियर के साथ में। तो यहाँ पे जो डबल पावल मैकेनिज्म है वो हमारे गियर G1 पे किसी पिन की सहायता से क्या होता है, माउंट होता है, और वो जब G2 गियर के साथ कांटेक्ट में आता है तो सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे इस केस में, वो पावल की लेफ्ट आर्म इंगेज हो रही है G2 के केस में, अगर इसको रैक को अपवर्ड मोशन मिलता है तो ये जो हमारे जो पावल की क्या हो रही है, लेफ्ट आर्म क्या होगी, इस G2 के साथ में इंगेज होगी। क्योंकि हमारा जो गियर G2 है वो रोटेट करेगा, जब ये जो रैक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो रैक से जो हमारी पावर आएगी वो पिनियन के ऊपर पावर आएगी। पिनियन हमारा क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब पिनियन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारा क्या होगा, गियर G2 भी रोटेट होगा। जब गियर G2 रोटेट होगा तो उसकी सहायता से क्या होता है, पावल की लेफ्ट आर्म क्या होती है, इससे मैश होगी, ठीक है। और इस केस में जब वो मैश होगी तो पावल जब इस गियर G2 के साथ मैच होगा तो हमारा जो गियर G1 है वो भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। इसी तरह अगर जब रैक का जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारा ये पिनियन है, पिनियन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब पिनियन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसके साथ में गियर G2 भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब गियर G2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस टाइम पे क्या होता है, पावल की ये वाली जो दूसरे वाला जो एंड है, वो दूसरा वाला एंड क्या करेगा, ये गियर G2 के साथ मैश होने की कोशिश करेगा। पर चूंकि इस टाइम इसके बेवल टीथ है तो ये क्या होगा, इसके साथ मैशअप नहीं हो पाएगा और इसके टीथ क्या होंगे, स्लिप होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे G1 जो गियर है उसको कोई भी पावर नहीं मिलेगी, तो G1 गियर हमारा क्या होगा, इस टाइम पे रोटेट नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो पावल की जो बेवल गेज है वो इस गियर टीथ के साथ क्या होगी, मैशअप नहीं हो पाएगी। जब इस डायरेक्शन से मूवमेंट मिलेगा, जबकि इधर से जब पहले जो मूवमेंट मिल रहा था तो टीथ जब मैश हो रहे थे पावल के इसके ऊपर, तो हमारे गियर G1 क्या कर रहा था, रोटेट कर पा रहा था। लेकिन ट्रैक के डाउनवर्ड मूवमेंट के टाइम पे चूंकि आपका पावल की ये वाले जो दूसरे वाली जो आर्म है वो क्या करेगी, इसके ऊपर स्लिप होगी बेवल एज होने की वजह से। तो इस वजह से क्या होगा, इसको गियर G1 को किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक तो जब रैक हमारा अपवर्ड मोशन आया और एक बार रैक का हमारा डाउनवर्ड मोशन आया, यानी कि हमारा जो रैक है उसका जो डबल स्ट्रोक हो गया एक तरीके से, एक बार ऊपर की साइड में और एक बार नीचे की साइड में। इस टाइम पे क्या होगा कि प्लेनर में सिर्फ और सिर्फ जो G1 गियर है उसको पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन उसका रोटेट कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या मिलेगी,
एक ही बार में पावर मिलेगी जब वो या तो उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो हमारे इस केस में जब वो फॉरवर्ड में था तभी गियर G1 को पावर मिल रही है। जिस टाइम पे ये रैक डाउनवर्ड मूव करती है उस टाइम पे गियर G1 को क्या करती है, किसी भी प्रकार की पावर नहीं मिलती है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो फाइनली जो गियर G1 पे जो पावर होती है, तो गियर G1 क्या होता है, ये जो बड़ा वाला गियर हमारा G1, ये G1 गियर आगे क्या है कि ये जो हमारे पास डाउन फीड शाफ्ट S1 है और एक हमारे पास क्रॉस फीड शाफ्ट S2 है। इस डाउन फीड शाफ्ट S1 के ऊपर एक गियर लगा हुआ रहता है ये वाला, और इसी तरह इस क्रॉस फीड शाफ्ट S2 के ऊपर भी क्या लगा हुआ होगा, एक गियर लगा होगा। तो फाइनली जो हमारे जो गियर G1 पे पावर है, तो जितना अमाउंट ऑफ फीड हमें G1 गियर पे मिलता है, इक्वली अमाउंट ऑफ फीड हमें कहाँ मिलेगा, इस क्रॉस फीड शाफ्ट S1 पे और इस क्रॉस फीड शाफ्ट S2 पे। किसकी वजह से, ये जो गियर्स यहाँ पे S1 और S2 यहाँ पे इसके पास अटैच्ड हैं, इनकी वजह से। तो ये जो दोनों फीड हैं, तो अब डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम चाहे तो दोनों जो फीड है एक साथ में ले सकते हैं, ये क्रॉस फीड डाउन फीड शाफ्ट पे भी और क्रॉस फीड शाफ्ट पे भी, जिसकी सहायता से हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फीड मिलेगा डाउन फीड, और यहाँ पे और या फिर हमें एट ए टाइम पे किसी एक ही गियर को इंगेज रखें मैकेनिज्म के थ्रू, तो सिर्फ इसी एक पे पावर मिलेगा। यानी कि डिपेंड करेगा, आइदर हमें चाहिए तो इन दोनों शाफ्ट के ऊपर पावर मिल सकती है, और चाहिए तो मैकेनिज्म के थ्रू हम अल्टरनेटिवली किसी एक शाफ्ट के ऊपर पावर ले सकते हैं। ठीक है। और अब इसके जो अगर हम फीड को अगर हमें ये चाहिए कि हमें फीड को अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करना है, ये तो बात हुई फीड की एक डायरेक्शन में रिवर्स की। अगर हमें फीड को अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर है इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो दूसरी आर्म है वो गियर G2 के साथ इंगेज हो जानी चाहिए। तो क्या होगा, इस बार क्या होगा, रोटेशन उसका जब पावर की ये वाली आर्म अटैच होगी तो हमारा क्या होगा, गियर G1 पे पावर मिलेगा। पहले पावर की जब ये वाली आर्म अटैच हो रही थी तो गियर G1 रोटेट कर पा रहा था। अगर इसको पावर को हम लोग रिवर्स कर देंगे, अगर रिवर्स हमें फीड चाहिए तो पावर की दूसरी वाली आर्म पे रोटेशन होगा, तो फिर हमारे G1 पे जो पावर मिलेगी दूसरी वाली आर्म से मिलेगी गियर G1 को पावर, और फिर उसके हिसाब से ही आपके यहाँ पे डाउन फीड शाफ्ट S1 S3 के ऊपर क्या मिलता है, फाइनली मोशन मिले रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फीड मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं फाइनली इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्लेनर का जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है उससे फ्रिक्शनल डी जो फ्रिक्शनल डिस्क है, फ्रिक्शनल डिस्क पे हमें क्या मिलता है, रोटेशन मिलता है। तो से एग्जांपल फ्रिक्शनल डी हमारी प्लेनर के ड्राइविंग मैकेनिज्म से जो उसको पावर मिलती है उसकी वजह से फ्रिक्शनल डी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट कर रही है तो ये प्रोजेक्टिंग पिन की वजह से मैक्सिमम ये कहाँ तक रोटेट कर सकती है, डिस्क P2 तक ही रोटेट कर सकती है, इसके आगे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके प्रोजेक्टिंग पिन यहाँ से इस पोजीशन पे आएगी, उस डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस ब्लॉक के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड को मूवमेंट मिलेगा, और एक ब्लॉक के साइडिंग मोशन की वजह से इस कनेक्टिंग रॉड पे जो मूवमेंट है वो गाइड के थ्रू कहाँ जाएगा, रैक पे प्राप्त होगा अपन को। और जो रैक पे क्या है, ये जो रैक जब अपवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमें क्रैंक कनेक्टिंग रॉड पे जो मूवमेंट मिल रहा है फाइनली उसकी वजह से रैक का मोशन कौन सा होगा, अपवर्ड मोशन होगा। इस रैक का अपवर्ड मोशन होगा तो ये हमारा जो पिनियन है बेसिकली ये जो शाफ्ट S3 पे कनेक्टेड है, तो हमारे पिनियन को क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। पिनियन हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारा क्या होगा, ये शाफ्ट S3 है ये भी रोटेट करेगी। इस शाफ्ट S3 के ऊपर हमारा जो गियर G3 है, गियर G3 भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब ये गियर G2 जब रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो पावर की जो ये वाली जो आर्म है, लेफ्ट वाली आर्म है, वो क्या होगी, इस गियर G2 के साथ में क्या होगी, मैश होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पावर कहाँ लगा हुआ होता है, गियर G1 के फेस के ऊपर लगा हुआ रहता है। यानी कि जब इस पावर को मूवमेंट मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गियर G1 भी क्या होगा, रोटेट होगा। तो इस केस में जब रैक को फॉरवर्ड मोशन मिल रहा है तो फाइनली जब गियर G2 भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, गियर G2 जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे जो पावर है, पावर के थ्रू जो गियर G1 पे भी क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा हमें। गियर G1 पे जब क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा हमें, तो यहाँ से गियर G1 से जो वो मूवमेंट है वो आइदर हमें इस शाफ्ट S1 पे और S2 पे ये जो गियर्स लगे हुए हैं S1 S2 के ऊपर, उनके थ्रू यहाँ पे हमें इक्वल अमाउंट ऑफ फीड प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा फ्रिक्शन डिस्क फीड मैकेनिज्म। इसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट है, जो इलेक्ट्रिक फीड मैकेनिज्म है, ये आजकल जो लेटेस्ट जितने भी एडवांस प्लेनर्स आ रही है उनमें मैक्सिमम यही इलेक्ट्रिक फीड मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एक तरीके से जो लिंकेज और गियर्स अरेंजमेंट है वो काफ़ी हद तक कंपैरेटिवली जो दोनों मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं उनसे काफ़ी इसमें कम रहता है, और ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, इसलिए मोस्टली आजकल यही यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक सेपरेट मोटर होती है, ठीक है। तो उस मोटर को से एग्जांपल जब हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक होगा,
उस रिटर्न स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, उस मोटर को हम लोग एनर्जाइज करते हैं। जब वो मोटर एनर्जाइज होती है जब रिटर्न स्ट्रोक के दौरान, तो क्या होगा, मोटर का एक फिक्स अमाउंट ऑफ रोटेशन मोटर रोटेट करेगी, और जितना अमाउंट ऑफ वो रोटेशन जब मोटर रोटेट करेगी उसकी सहायता से आगे हमारे क्या होंगे, गियर्स लगे होंगे, और उन गियर्स के ऊपर क्या होगा, वो रोटेशन यानी जितने वो जो फीड मोटर जितना रोटेट करिए उतना फीड हमें क्या होता है, वो गियर्स और लिंकेज मैकेनिज्म के थ्रू डिजायर फीड हमें फाइनली क्रॉस फीड शाफ्ट और ये जो डाउन फीड शाफ्ट है उनके ऊपर मिलती है। फिर क्या होता है कि जब हमारा रिक्वायर्ड फीड हमारा पूरा मिल जाता है, उसके बाद में क्या होती है, एक ट्रिपिंग डिवाइस होती है। वो ट्रिपिंग डिवाइस क्या होती है, मोटर को एक तरीके से स्टॉप कर देती है, और डायनामिक ब्रेकिंग की वजह से मोटर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे ही मोटर स्टॉप होगी तो हमारा फीड मिलना क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह फिर क्या होता है, दोबारा अगर हमें फीड चाहिए तो वापस सेम यही प्रोसेस वापस रिपीट होगी, आइदर हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में या फिर जो बैकवर्ड स्ट्रोक में, जो भी हमारा जो वर्किंग स्ट्रोक होगा, तो क्या होगा, जो हमारा स्ट्रोक होगा उस आइडल जो स्ट्रोक होगा, आइडल स्ट्रोक के एंड के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जब आइडल स्ट्रोक शुरू होने वाला होगा हमारा, उस टाइम पे क्या होता है, मोटर का फिर से दोबारा एनर्जाइज होगी मोटर एनर्जाइज होगी, तो मोटर से पावर गियर्स और लिंकेज के थ्रू फाइनली हमारे क्रॉस फीड शाफ्ट पे यहाँ पे मिलेगी, जिसकी सहायता से हमें क्या मिलता है, फीड मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म फीड मैकेनिज्म, इसमें हम एक और अरेंजमेंट करते हैं इसके लिए, जो क्लैपर बॉक्स के लिए, चूँकि जब जिस टाइम रिटर्न मोशन हो रहा होता है, सपोज करो आइडल स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो टूल और वर्कपीस जब कांटेक्ट में आते हैं, जब रिटर्न स्ट्रोक होगा तो टूल और वर्कपीस का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। तो जब वो रिटर्न स्ट्रोक में आता है उस टाइम क्या होता है, टूल बॉक्स में एक क्लैपर बॉक्स लगा होता है, क्लैपर ब्लॉक लगा हुआ रहता है। वो क्लैपर बैक क्या होता है, एक मोटर से ऑपरेट होगा, मोटर से पावर मिलती है क्लैपर बॉक्स को जब आइडल स्ट्रोक के टाइम पे। तो उस दौरान वो क्लैपर बॉक्स क्या होता है, इस टूल को लिफ्ट कर देता है थोड़ा सा अपनी जगह से, जिसकी वजह से क्या होता है, टेबल जब वापस अपनी पोजीशन पे आती है तो उस दौरान क्या होता है, वो टूल उसके कांटेक्ट में नहीं आता और कोई भी मशीनिंग नहीं हो पाती। तो ये जनरली इससे क्या होता है, हमारा टूल आपका डैमेज होने से बच जाता है। तो ये हमने फ्रेंड्स आज 3 डिफरेंट प्लेनर के फीडिंग मैकेनिज्म की बात की। पहले हमने बात की रैचेट एंड पॉल फीड मैकेनिज्म की, फिर हमने बात की फ्रिक्शन डिस्क फीड मैकेनिज्म की, और जो थर्ड एंड लास्ट था हमारा इलेक्ट्रिकल फीड मैकेनिज्म, जो आजकल मैक्सिमम यूज़ किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है होने की वजह से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा जो प्लेनर के जो फीडिंग मैकेनिज्म है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।